हेलो एवरीवन। हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन और फिर उसके बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन, ये दोनों को समझ लिया है, सीख लिया है। आज हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश का कैलकुलेशन करने के लिए क्या फॉर्मेट है, क्या तरीका है, इसे समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सारे एक्टिविटीज आते हैं बिजनेस के या फर्म के। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वही सारे एक्टिविटीज हैं जो किसी भी बिजनेस के, किसी भी फर्म के, किसी भी कंपनी के कैपिटल और लोन के साइज को चेंज कर दे, बदल दे, कैपिटल और लोन के साइज में परिवर्तन ला दे, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। परिवर्तन ला दे मतलब क्या, बदल दे मतलब क्या, मतलब वो सारा एक्टिविटीज जिससे फर्म का कैपिटल और लोन या बढ़ जाए या घट जाए, वो सारे एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होगा जिसमें हम लोग, जिस बेसिस पे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले वो देखते हैं फॉर्मेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो कौन सा रहे हैं जिनसे कि कैश का इनफ्लो होगा। ठीक है, तो उसे ए में रखते हैं, यहां पे लिख लेते हैं पार्टिकुलर्स, और ये अमाउंट पे कॉलम, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्तीय क्रिया, है ना। तो ए में क्या बोला मैंने, ये वो रखते हैं वो सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिससे कि बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो वो क्या सारा हो सकता है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम issue of इक्विटी शेयर। अगर इक्विटी शेयर को इशू किया गया तो उसके जो इशू करेंगे, अगर कैश में कर रहे हैं तो उसके बदले क्या है, कैश आएगा, पर क्या इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा बढ़ेगा। ठीक है ना। तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इससे कैश का इनफ्लो होगा। फिर proceeds from issue of preference share। अगर प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी ने इशू किया तो क्या होगा, इससे कैश का इनफ्लो होगा, कैश बिजनेस में आएगा, पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। इसके बाद और क्या हो सकता है, तो अगर लोन इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन लोन, लोन बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, लोन कब बढ़ेगा, जब और हम लोन लेंगे तो और लोन लेंगे तो और कैश आएगा अपने पास में, पर लोन पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, है ना। और इंक्रीज इन लोन, इसी में लिख लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, हम कैश ले रहे हैं, लोन के रूप में कैश ले रहे हैं, तो कैश का तो इनफ्लो हो गया, है ना। कोई भी बोरोइंग उधार हम ले रहे हैं तो कैश का तो इनफ्लो हुआ बिजनेस में, कैश बढ़ जाएगा बिजनेस में, पर वो लोन या वो बोरोइंग वो भी इंक्रीज करेगा, है ना। उसके बाद में इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर प्रीमियम बढ़ा मतलब क्या है, कैश का इनफ्लो है बिजनेस में। ठीक है, ये हो गया कैश का इनफ्लो, इसे जोड़ लेंगे। ये बिजनेस में जो सारा कैश आया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो सारा ये है। अब आते हैं बी में। बी में दिखाते हैं जो कैश का आउटफ्लो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो वो कौन सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है।
जिससे कैश का आउटफ्लो होता है। तो उसमें बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अगर अपना इक्विटी शेयर जो इशू किया था वो मार्केट से वापस खरीद रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, पैसा देना पड़ेगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले की तुलना में कम हो जाएगा, घट जाएगा। मैंने शुरू में ही बोला वो सारे एक्टिविटीज जिससे कि बिजनेस का लोन और कैपिटल का साइज बदल जाए, आकार बदल जाए, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो क्या हो रहा है, जब कैश का इनफ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, लोन है, कैपिटल है, इन सब का साइज बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब आउटफ्लो हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है कि उस लोन का या कैपिटल का साइज छोटा हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर अगर मार्केट से वापस खरीदा तो इसके लिए कैश खर्च करना पड़ेगा, जिससे कैश का आउटफ्लो होगा। या फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अच्छा एक और हो सकता है ना, एक और हो सकता है ना, इसमें रख सकते हैं जिससे कैश का इनफ्लो होगा। इश्यू ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगर कंपनी ने डिबेंचर अपना इश्यू किया तो इससे भी कैश का इनफ्लो होगा बिजनेस में, हाँ, पर डिवेंचर पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग देख रहे थे कि कौन सारे कैश का आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो पहला बताइए बी में बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर में अपना इक्विटी शेयर जो मार्केट में इशू कर रखा है उसे वापस खरीदते हैं तो इससे कैश का आउटफ्लो होगा, पर इससे क्या होगा, अपना इक्विटी शेयर कैपिटल पहले के कंपेरिजन में घट जाएगा। फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जा रहा है, मतलब उनका पैसा वापस लौटाया जा रहा है, इससे भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले के कंपैरिजन में हमारा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, घट जाएगा। फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी कैश का आउटफ्लो है। उसके बाद में पेमेंट ऑफ लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इन सबको वापस पैसा लौटाया जा रहा है, लोन का पैसा वापस चुकाया जा रहा है, उधार जो लिया वो वापस किया जा रहा है, ये भी क्या है, कैश का आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये जो है हमारा सारा क्या हो गया, कैश का आउटफ्लो, इसे बी में रखते हैं। ये सब घटने वाला आइटम है, कैश का ये आउटफ्लो है तो इसे ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि ये घटेगा, ठीक है ना, ये इनफ्लो है इसलिए इसे खुला छोड़ा, इसे ब्रैकेट में रखा। और भी कैश का आउटफ्लो का एक जरिया हो सकता है, क्या हो सकता है, तो भाई अब जो कंपनी ने इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू कर रखे हैं तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो वो जो डिविडेंड पे करेगी ये भी कैश का आउटफ्लो है। तो एंटरिंग डिविडेंड पेड, अगर इंटरिम डिविडेंड पे कर रही है तो ये कैश का आउटफ्लो है। इंटरिम डिविडेंड किसे, इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है ना, पेड ऑन इक्विटी शेयर, ये हो गया। फाइनल डिविडेंड अगर पे किया गया इक्विटी शेयर होल्डर को तो वो भी कैश का आउटफ्लो है, फाइनल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर ऑन इक्विटी शेयर, फाइनल डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को फाइनल डिविडेंड दिया, ठीक है। तो ये भी कैश का क्या है, आउटफ्लो है, ठीक है। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दिया जाता है तो वो भी कैश का आउटफ्लो है, फाइनल डिविडेंड ऑन
प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो ये भी कैश का आउटफ्लो है। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? हाँ, इंटरेस्ट पेड ऑन, जो लोन लिया, जो उधार लिया, जो डिवेंचर इशू किया, उन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, ये भी कैश का आउटफ्लो है, जिसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही दिखाते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, लोन्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। ये भी कैश का आउटफ्लो है, ठीक है। तो इनफ्लो में हो गया 1 2 3 4 और ये 5। आउटफ्लो का हो गया पहला तो बी में, इनफ्लो ए में था सारा, जिससे कैश का इनफ्लो हो रहा है। बी में कैश का आउटफ्लो 1 2 3 4, और सी में भी कैश का आउटफ्लो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये भी कैश का आउटफ्लो, तो जो आउटफ्लो से ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि उसे घटाया जाएगा, इसे भी टोटल कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में इसे एक बार फिर समझ लेते हैं भाई, इनफ्लो कैसे होगा। तो अगर इक्विटी शेयर इशू किया, या प्रेफरेंस शेयर इशू किया, या डिबेंचर इशू किया, या लोन लिया, या कोई उधार लिया, मतलब इंक्रीज, अगर लॉन्ग टर्म लोन हमारा इंक्रीज कर रहा है, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्रीज कर रहा है, तो वो भी कैश का इनफ्लो है। उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है, बढ़ रहा है, तो वो ये सारा कैश का इनफ्लो है। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इंक्रीज इन लोन, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सारा कैश का इनफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और जो आउटफ्लो है वो क्या सारा है, तो उसे बी में रखा है हमने। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अपना इक्विटी शेयर जो मार्केट में इशू कर रखा है उसे फिर से वापस खरीद ले रहे हैं, तो इसमें जो पैसा खर्च हुआ ये कैश का आउटफ्लो है। फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर अपना मार्केट में इशूड है उन्हें रिडीम किया जा रहा है, उनका पैसा वापस किया जा रहा है, तो ये भी कैश का आउटफ्लो है। उसका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अगर डिवेंचर को रिडीम किया जा रहा है, जो डिवेंचर मार्केट में इशू कर रखा है उन्हें रिडीम कर रहे हैं, तो उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है ये भी कैश का आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर पेमेंट ऑफ लोन, जो लोन वगैरह ले रखा है उसे वापस लौटा रहा है, उधार ले रखा है उसे वापस लौटा रहा है, ये भी कैश का आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो बी में ये सारा रखा है जो आउटफ्लो। और सी में वो जो सारे शेयर्स इशूड हैं, इक्विटी शेयर पे कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो जो डिविडेंड पे करती है, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड है, वो ये कैश का आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और इसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर है उन्हें भी डिविडेंड अगर पे कर रही है कंपनी, पे करती है, तो वो भी क्या है, कैश का आउटफ्लो है। इसके बाद में इंटरेस्ट, जो डिवेंचर्स मार्केट में इशू कर रखे है कंपनी, या जो लोन ली है कंपनी ने, या जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है कंपनी के ऊपर में, उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रही है, ये भी कैश का आउटफ्लो है। तो फाइनली क्या है, ये टोटल हो गया भाई ए का, मतलब कैश का इनफ्लो है ए में ना, और ये टोटल हो गया बी का, बी क्या है, कैश का आउटफ्लो है, और सी भी कैश का आउटफ्लो है, टोटल हो गया सी का। तो अगर हमारा ए का टोटल बी और सी के टोटल से ज्यादा है तो कैश का इनफ्लो हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो उसे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पर वो कब, जब ए जो है, जब हमारा ए जो है बी और सी के टोटल से ज्यादा होगा तो, ठीक है। उसके बाद में अगर बी और सी मतलब आउटफ्लो जो हुआ है उसका टोटल ए के टोटल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। वो क्या होगा, जब बी और सी का टोटल ए के टोटल से ज्यादा होगा,
तो ये हम लोगों ने फॉर्मेट देख लिया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मेट होता है। अब हम लोग कुछ एक सवाल बनाकर देखते हैं इस पर। देखते हैं ये सवाल, इसमें दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये है 21 मार्च 2021 को बैलेंस और 31 मार्च 2022 को, यानी प्रीवियस ईयर का ये, करंट ईयर का ये, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये, एंड ऑफ द ईयर ये। क्या दिया हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख था बिगिनिंग में, मतलब प्रीवियस ईयर में, और एंड में वो हो गया, नहीं सॉरी 10 लाख था इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022 को हो गया 12 लाख। ठीक है। इसी तरह डिवेंचर्स जो शुरू में था 1 लाख का, अब हो गया वो 2 लाख। और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे किया गया है 12,000, और डिविडेंड पेड किया गया है इक्विटी शेयर पे कितना, 50,000। ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश का कैलकुलेशन। तो भाई इक्विटी शेयर हमारा पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा, मतलब नया शेयर इशू किया गया है, तो इससे क्या हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ। तो यहां पे लिख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। तो इशू ऑफ proceeds from issue of equity share कितना, 10 लाख से 12 लाख हुआ, यानी 2 लाख का नया और शेयर इशू किया गया था, तो 2 लाख रुपया आया। और फिर डिवेंचर भी इशू हुआ, 1 लाख की जगह 2 लाख हो गया, मतलब 1 लाख का डिवेंचर और इशू किया गया, तो 1 लाख रुपया और आया। तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, तो ये दोनों पैसा क्या है, बिजनेस में आया, कैश का इनफ्लो हुआ, और गया है पैसा कैसे, तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया गया, इसमें कैश का आउटफ्लो हुआ है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कितना, 12,000, ये घटेगा, और डिविडेंड पे किया गया है, तो डिविडेंड पेड ये कितना है, 50,000, ये भी पैसा का गया बिजनेस से, कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो फंड जो मिला करके निकल रहा है, इनफ्लो हुआ है 2-3 लाख, और आउटफ्लो हुआ है 50,000 और 12,000, 62,000, 62,000। तो 3 लाख में 62,000 डिडक्ट किया, तो 2,38,000 कैश का इनफ्लो है, मतलब कैश का इनफ्लो ज्यादा हुआ है। तो ये क्या हुआ, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखते हैं अब अगला सवाल। अब देखते हैं ये सवाल, ये सारा जो बैलेंस 31 दिसंबर 2021 को, और ये 31 दिसंबर 2022 को, मतलब ये प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर का क्या है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल शुरू में था भाई, मतलब प्रीवियस ईयर में 4 लाख, बाद में वो हो गया 5 लाख, और डिवेंचर था जो पहले था 1,50,000 का, अब वो हो गया 1 लाख का, और सिक्योरिटी प्रीमियम पहले 40,000 था, अब हो गया 50,000, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर है 10,000। तो कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करते हैं भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। तो इक्विटी शेयर पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया, कैपिटल ज्यादा हो गया, मतलब इशू किया गया कैपिटल इशू, शेयर इशू किया गया, शेयर इशू किया तो कैश का इनफ्लो हुआ है, कैश आया बिजनेस में। तो इशू ऑफ प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना, तो 4 से 5 लाख है, नया शेयर इशू किया गया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का इनफ्लो है 1 लाख। इसके बाद डिवेंचर जो है वो पहले के कंपैरिजन में घट गया, मतलब डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस किया गया, डिवेंचर को रिडीम किया गया, तो कैश का ये आउटफ्लो है।
तो इसे लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना? तो भाई 1,50,000 से 1,00,000 हो गया, तो 50,000 का रिडीम किया गया, 50,000 के डिवेंचर होल्डर को पैसा लौटाया गया, तो 50,000 रुपए कैश का आउटफ्लो, इसे ब्रैकेट में रखते हैं, घटाना है। इसका सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, तो ये कैश का इनफ्लो है, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना? 10,000, 40,000 से 50,000 हुआ, तो 10,000 बढ़ा ना। उसके बाद में इंटरेस्ट डिवेंचर पे किया गया है, तो इंटरेस्ट पे किया गया, तो कैश का आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कितना? 10,000 ना। तो जो घटेगा उसे ब्रैकेट में रखा, मतलब जो आउटफ्लो हुआ कैश का उसे ब्रैकेट में रखा, और जो इनफ्लो हुआ उसे खुला रखा। तो कितना हो गया? 1,00,000 और 10,000। 1,10,000, जिसमें से 60,000 घट गया। 1,10,000 कैश का इनफ्लो है, 60,000 आउटफ्लो है, तो जो घटाकर कितना बच गया? बच गया हमारा कितना? तो 50,000। ये 50,000 जो है इनफ्लो ज्यादा है, यानी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। ये देख लेते हैं एक आखिरी सवाल, इसका भी हम लोग करते हैं कैलकुलेशन कैश के फ्लो का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें ये पी वाई मतलब प्रीवियस ईयर, पिछला वर्ष, बिगनिंग ऑफ द ईयर, और सी वाई मतलब करंट ईयर, इस साल का, करंट ईयर का, मतलब एंड ऑफ द ईयर। तो दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में इक्विटी शेयर कैपिटल शुरू में प्रीवियस ईयर में 3,70,000 था, जो अब हो गया 4,70,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा, मतलब नया शेयर इशू किया गया, तो जिससे पैसा का इनफ्लो हुआ। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना भाई? 370 से हो गया 470, मतलब 1,00,000 रुपए का नया शेयर इशू किया गया है, 1,00,000 रुपए बिजनेस में आया, कैश का इनफ्लो। उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम जो पहले बिल्कुल नहीं था वो भी रिजर्व है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज किया, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी कैश का इनफ्लो है। कितना? तो 20,000, 20,000, ये भी खुला रहेगा। और उसके बाद में रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है भाई? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी ने अपने पास रोक कर रखा है, तो ये प्रॉफिट ही है। रिटेन अर्निंग दिया हुआ पहले पिछले प्रीवियस ईयर था 1,50,000, अब हो गया 2,00,000, और नेट प्रॉफिट है यहाँ पे करंट ईयर का 1,40,000। तो यहाँ पे हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें डिविडेंड पे कितना हुआ ये पता चल जाएगा। रिटेन अर्निंग, ठीक है, अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। जो ओपनिंग प्रॉफिट है उसे क्रेडिट में बाय बैलेंस बीटी। ओपनिंग प्रॉफिट यानी ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितना? 1,50,000, इसे बाय बैलेंस बीटी क्रेडिट में लिखा दिया। और जो क्लोजिंग वाला है उसे टू बैलेंस सीडी क्रेडिट में लिखा है 2,00,000। और करंट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ इसे यहां दिखाते हैं बाय नेट प्रॉफिट कितना? 1,40,000। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इस तरफ डेबिट में आएगा, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा होगा टोटल,
कितना हो गया, 150 पहले का, 140, 290, 2,90,000। मतलब पहले से जो प्रॉफिट का हिस्सा रोक कर रखा गया था कंपनी में 150 का और 140 इस साल का प्रॉफिट है, तो होना चाहिए 290, पर क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 2 लाख, है ना। बात समझ में आया। पहले से ये प्रॉफिट था, रिटर्न अर्निंग था, और 140 करंट ईयर में कमाई कंपनी, तो कुल मिलाकर 2,90,000 का होना चाहिए था, पर वो दिख रहा है 2 लाख, यानी बाकी 90,000 डिविडेंड पे किया गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो 2,90,000, और यहां जो निकला ये निकला टू कैश अकाउंट डिविडेंड, कितना, तो 90,000। तो ये डिविडेंड पेड है, डिविडेंड जो पे किया गया कि वो क्या है, कैश का आउटफ्लो है, तो यहां पे लिख देते हैं डिविडेंड पेड, कितना, 90,000। ये घटेगा, आउटफ्लो है कैश का, तो ब्रैकेट में। तो भाई इनफ्लो क्या है, इक्विटी से रेशियो किया उससे लाख रुपए आया, और सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हुआ जिससे 20,000 आया, तो 1,20,000 इनफ्लो, जबकि 90,000 आउटफ्लो। तो फाइनली निकल करके आया 30,000 एक्सेस है कैश के इनफ्लो का। तो ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट समझा और कुछ एक सवाल बनाकर देखा। आगे अभी हम लोग इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे और भी बहुत सारे सवाल बनाकर देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।